Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. I am Rida Bashir and today we will discuss the observational assessment and its type. Observation is basically a visual method of gathering information. किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड या असेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये जाना जाए कि वो किस तरह से उसके साथ डील कर रहा है। और बिहेवियरल असेसमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिशियंस के अकॉर्डिंग जब तक इंडिविजुअल को नेचुरल इन्वायरमेंट्स में डायरेक्टली ऑब्ज़र्व न किया जाए तब तक उनके बिहेवियर से रिलेटेड एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की जा सकती। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जिनमें फ़र्स्ट आ जाती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें इंडिविजुअल के नेचुरली अकरिंग बिहेवियर को असेस किया जाता है या ऑब्ज़र्व किया जाता है डिफरेंट सेटिंग्स में। इसके अलावा जब हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली वगैरह की इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे होते तो वो भी एक टाइप ऑफ नेचुरल ऑब्जर्वेशन ही है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स में की जाती है, लाइक होम ऑब्जर्वेशन हो गई, स्कूल ऑब्जर्वेशन हो गई, इसके अलावा हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन। होम ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल के ज़्यादातर टाइम वो अपना घर पे स्पेंड करता है, तो अगर उसको होम सेटिंग में ऑब्ज़र्व किया जाए तो इससे उसके बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। 1977 में पैटरसन ने होम ऑब्जर्वेशन के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था, दैट इज़ बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली उन बॉयज़ को असेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिनको एग्रेसिवनेस या नॉन कंप्लायंस का प्रॉब्लम था। तो इसके लिए फिर ट्रेंड ऑब्जर्वर्स 1 या 2 घंटे ऐसे बॉयज़ के घर पे गुजारते थे, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते थे और उनकी फैमिली के साथ जो इंटरेक्शन होता था उसको रिकॉर्ड करते थे। और इस दौरान ऑब्ज़र्वर उस बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। और इसके लिए 28 बिहेवियर कैटेगरीज बनाई गई थी जिन पे उस इंडिविजुअल को या उसके फैमिली मेम्बर्स को ऑब्ज़र्व किया जाता था। नेक्स्ट आ जाती है स्कूल ऑब्ज़र्वेशन। तो जो बच्चे स्कूल सेटिंग्स में बिहेवियर प्रॉब्लम्स शो करते थे उनके लिए 1994 में एकेनबैक ने एक बिहेवियरल सिस्टम डेवलप किया था, दैट वाज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर्म, जिसके थ्रू बच्चा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम स्कूल सेटिंग में शो करता था उनको असेस किया जाता था। इस फॉर्म में 96 प्रॉब्लम आइटम्स इंक्लूड हैं और जो असेसर या ऑब्जर्वर होता था उसने 10 मिनट्स में हर आइटम को रिकॉर्ड करना होता था या रेट करना होता था। नेक्स्ट आ जाती है हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशंस। तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनके थ्रू मोस्टली मेंटली रिटार्डेड पीपल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन के लिए 1974 में गॉर्डन पॉल और उसके एसोसिएट्स ने एक टेक्निक डिवाइस की थी, दैट इज़ टाइम सैम्पल बिहेवियरल चेक लिस्ट, जो कि क्रोनिक साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ यूज़ की जाती थी। टाइम सैम्पल मीन्स के ऑब्जर्वेशंस को एक रेगुलर इंटरवल पे रेट किया जाता था। तो इस तरह से हर पेशेंट की एक डेली बिहेवियरल प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट की जा सकती थी। सेकंड जो टाइप आ जाती है वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस। तो समटाइम्स कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिनको ऑब्ज़र्व करने में क्लिनिशियंस इंटरेस्टेड होते हैं वो नेचुरली अकरिंग एनवायरनमेंट्स में ऑब्ज़र्व नहीं किए जा सकते। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में वो बिहेवियर्स अक्कर ही नहीं हो सकते, तो उसके लिए फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। देन 1928, 1929 एंड 1930 में हार्टशॉर्न और मे ने डिफरेंट स्टडीज़ की थी, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस बनाई जाएं जिसमें बिहेवियर्स को असेस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे की ऑनेस्टी को असेस करना चाहें तो क्यों ना उसको किसी ऐसी सिचुएशन से कन्फ्रंट किया जाए जहाँ पे चीटिंग पॉसिबल हो और फिर उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाए या उसके रिस्पॉन्सेस को ऑब्ज़र्व किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रोल्ड कंडीशंस में सर्टेन बिहेवियर्स और रिस्पॉन्सेस को ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद 1978 में प्रिंस और कैंट ने पेरेंट एडोलेसेंट कॉन्फ्लिक्ट को असेस करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था, दैट वाज इंटरेक्शन बिहेवियर कोड IBC सिस्टम।
जिसमें फैमिलीज़ की डिफरेंट रेट रिव्यूज़ और रेट ऑडियो टेप डिस्कशंस इन्वॉल्व होती थी जब वो किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जिस प्रॉब्लम पे वो डिसएग्री कर रहे हों। और हर फैमिली मेम्बर के लिए आइटम को सेपरेटली रेट किया जाता था, हर उस बिहेवियर के लिए जो ड्यूरिंग डिस्कशन इंडिविजुअल शो करता था। इसके अलावा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डिफरेंट कंडीशंस में इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1961 में लेज़ारस ने एक क्लास्ट्रोफोबिक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया था। देन 1969 में बेंड्यूरा ने फिल्म्स को यूज़ करके डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से एक्सपोज किया था। इसके अलावा कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट फोबियाज़ को असेस किया जाता था। दैन भी इंडिविजुअल्स पे बिहेवियरल अवॉइडेंस टेस्ट अप्लाई किए जाते थे जिसमें 29 परफॉर्मेंस टास्क होते थे। सब्जेक्ट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता था जिनको क्रोनिक स्नेक फोबिया होता था उनको एक ग्लास केज को अप्रोच करना होता था जिसमें स्नेक होता था। पहले उन्होंने स्नेक को देखना होता था, फिर उसको ग्लव्ड हैंड्स के साथ टच करना होता था, देन बेयर हैंड्स के साथ उन्होंने उसे टच करना होता था। उसके बाद स्नेक को रूम में रखना होता था और फिर वापस केज में रखना होता था और फाइनली स्नेक को इंडिविजुअल्स की लैब्स में क्रॉल करवाया जाता था। और जो इंडिविजुअल्स रूम में एंटर होने से मना कर देते थे तो उनको टेस्ट पे 0 स्कोर किया जाता था। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस को अगर देखा जाए तो वो ट्रेन स्टाफ, क्लिनिशियंस, रिसर्च असिस्टेंट्स, टीचर्स या नर्सेस के लिए डिज़ाइन किए गए थे। बट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं तो इनको हर केस में यूज़ नहीं किया जाता था, तो ऑब्जर्वर्स को फिर टाइम सैम्पलिंग टेक्निक पे रिलाई करना पड़ता था। बट जब इंडिविजुअल क्लाइंट्स को डील कर रहे होते थे साइकोलॉजिस्ट, तो टाइम सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल और एक्सपेंसिव हो जाती थी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता था कि उसकी डेली एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करें। उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिशियंस ने सेल्फ मॉनिटरिंग टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट की जिसमें इंडिविजुअल अपने बिहेवियर्स को, अपने थॉट्स और इमोशंस को ख़ुद ऑब्ज़र्व करके रिकॉर्ड करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स या वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टारगेट बिहेवियर, क्योंकि जितना ज़्यादा बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो अनरिलायबल होगा। मोस्टली जो बिहेवियरल असेसमेंट टेक्निक्स हैं उनका फोकस लेस कम्प्लेक्स और लोअर लेवल ऑफ बिहेवियर्स पे होता है। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग भी ऑब्जर्वेशन की रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है क्योंकि ऑब्जर्वर्स की कोई भी सिस्टमैटिक और केयरफुल ट्रेनिंग नहीं होती।